चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पोस्टल बैलेट से रिलेटेड। पोस्टल बैलेट को भी समझेंगे। इसके अलावा एक और टर्म है जिसका यूज़ यहाँ पर किया गया है, उसको भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि निर्वाचन आयोग का कहना है जहाँ चाह वहाँ राह, और जब मतदाता पोलिंग बूथ पर नहीं पहुँच पाता है तो पोलिंग बूथ मतदाता के पास चलकर आता है। यही बात होती है पोस्टल बैलेट में। पोस्टल बैलेट देश के चुनाव आयोग की एक खास व्यवस्था होती है जो कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को मुहैया करवाया जाता है। जो लोग मतदान के दिन किन्हीं स्वीकृत जगहों से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं वे इस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। जहाँ पर चुनाव होना है, वोटिंग होना है, वहाँ पर यदि आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस कंडीशन में आप किस प्रकार वोटिंग कर सकते हैं, उस समय मदद करती है हमारी पोस्टल बैलेट। चुनाव आयोग का कहना है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं, यदि वो उस दिन सरकारी ड्यूटी पर रहते हैं तो पोस्टल बैलेट के जरिए वो वोट डाल सकते हैं। जैसे कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पोस्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, रेलवे, बिजली, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, BSNL, मेडिकल सर्विस, गोवा मेडिकल कॉलेज, पुलिस, जेल, एक्साइज, जल अथॉरिटी, ट्रेजरी, वन, एम्बुलेंस। इस श्रेणी के मतदाताओं को अब्सेंटी कैटेगरी या फिर अब्सेंटी वोटर कहा जाता है। और आपको तो पता ही है, जिस दिन वोट डाला जा रहा है उस दिन का आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी यदि आप उस दिन ड्यूटी करते हैं तो। इसके अलावा सेना, नौसेना और वायुसेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य, राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, मतलब राज्य के बाहर जो सेवा कर रहे हैं, भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके पार्टनर को केवल डाक द्वारा मतदान करने का अधिकार मिला है। दूसरे शब्द में कहेंगे तो पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं ये लोग। प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो रहे मतदाता भी डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं। आज जो न्यूज़ में दिया गया है वो ETPBS के बारे में दिया गया है। इसमें इलेक्शन कमीशन एक ईमेल के जरिए पोस्टल बैलेट भेजता है। इस ईमेल के लिए वोटर को अलग से एक खास कोड भी दिया जाता है। कोड पोस्ट से भेजा जाता है। वैसे ही ATM के साथ एक पिन वाला लिफाफा आता है। उस कोड की मदद से वोटर उस ईमेल को खोल लेगा। ईमेल में मौजूद बैलेट को वोटर डाउनलोड कर सकता है और मनचाहे कैंडिडेट पर मुहर लगाकर अपने रिटर्निंग ऑफिसर को वापस भेज देता है। इस प्रकार से ये वोटिंग हो जाती। अब कैसे पता चलेगा कि जो मतपत्र आया है वो सही है या नहीं? इसके लिए हर मतपत्र में एक QR कोड रहता है। गिनती से पहले QR कोड को चेक करते हैं। इससे पता चल जाता है कि वो पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया है या नहीं। पुष्टि हो जाने के बाद उसमें दर्ज वोट को गिन लेते। सबसे पहले क्यों गिने जाते हैं पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट के जरिए वोटों की गिनती सबसे पहले चालू करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों को गिनते हैं। क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या कम रहती है और ये पेपर वाले मतपत्र होते हैं, इसलिए सबसे पहले इनको गिनते हैं और ये आसान भी रहता है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। इसमें बताया जा रहा है कि NRI जो कि विदेशों में रहते हैं, अनिवासी भारतीय जिनको कहते हैं, उनके लिए सरकार पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी लाने वाली है। उसके माध्यम से वो वोट डाल सकते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा ड्यूरिंग ए रिसेंट विजिट टू साउथ अफ्रीका एंड मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस की ये विजिट पर गए और वहाँ के जो NRI हैं उनको कहा है कि रजिस्टर करिए आप ओवरसीज़ इलेक्टोर्स के माध्यम से मतलब कि ओवरसीज़ वोटर की तरह आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कर लीजिए। इसके अलावा उनको ये भी बताया कि एक प्रपोज़ल है पोस्टल बैलेट फॉर NRI। NRI के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है लाई जा रही है। एन ECI डेलीगेशन लेड बाय मिस्टर चंद्रा विजिटेड द 2 कंट्रीज फ्रॉम 9 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक एंड इंटरेक्टेड विद ग्रुप्स ऑफ NRI।
अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग मीटिंग्स विद इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ द कंट्रीज, लोगों से भी मिले, इसके अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी उनके देशों की, उनसे भी ये मिले। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विथ मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिटी, द CEC urged them to register as overseas voters एज द प्रेजेंट नंबर आर एमिजली लो, क्योंकि अभी यदि देखा जाए तो इस प्रकार के जो वोटर है वो बहुत कम है, उनकी संख्या को हम बढ़ाना चाहते हैं। ही आल्सो शेयर्ड विद द मेंबर्स दैट एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम फैसिलिटी टू ओवरसीज वोटर इज बीइंग कंटेम्पलेटेड। इनका कहना है जो ETPB वाली फैसिलिटी है ना, वो भी अब आप लोगों के लिए जल्दी ही ला लेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन वोटिंग की बात भी करी जा रही है। मिस्टर चंद्रा अपने विजिट के दौरान और जब वो इंटरेक्शन कर रहे थे NRI लोगों के साथ में, केम आफ्टर यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इन्फॉर्म द लोकसभा इन मार्च दैट द गवर्नमेंट वाज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउंग ऑनलाइन वोटिंग फॉर NRI। भारत के बाहर रहने वाले लोग ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं। द ECI हैड रिटन टू द लॉ मिनिस्ट्री, ECI ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा 2020 में, प्रपोज किया था कि NRI बी अलाउड टू वोट, NRI को आप अलाउ कर सकते हो वोटिंग के लिए, किसके द्वारा? पोस्टल बैलेट के द्वारा। फॉलोइंग विच द मैटर हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट, और तब से सरकार के दिमाग में ये बैठ गई थी। बताया जा रहा वाइल द ECI एट प्रेजेंट अलाउ NRI टू रजिस्टर एज ओवरसीज इलेक्टर्स या फिर वोटर। अभी क्या काम करता है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, NRI लोगों को कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए ओवरसीज वोटर के तौर पर, एज लॉन्ग एज दे हैव नॉट एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, क्योंकि यदि आप रसिया गए हो, साउथ अफ्रीका गए हो और वहाँ की यदि आपको नागरिकता नहीं मिली है तो आप अपने आप को इंडिया का वोटर समझ लीजिए। दे हैव टू रीच देयर रिस्पेक्टिव पोलिंग बूथ्स टू कास्ट देयर वोट्स इन पर्सन ऑन वोटिंग डे। अकॉर्डिंग टू द ECI ऑफिशियल, यहाँ पर संख्या बताई गई है केवल 1.12 लाख रजिस्टर्ड ओवरसीज इलेक्टर मतलब वोटर हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और UK के रिलेशन से रिलेटेड। इंडिया UK दोनों के बीच में डिफेंस और ट्रेड, इसको बूस्टर डोज मिलने वाला है, ऐसी न्यूज़ यहाँ पर बताई जाती है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द रैपिड जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, तेज़ी के साथ में जियोपॉलिटिकल कंडीशन चेंजेस हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन ऑन फ्राइडे एग्रीड ऑन ए न्यू एंड एक्सपांडेड इंडिया UK डिफेंस पार्टनरशिप। दोनों देश तैयार हो गए हैं, जिसका नाम है एक एग्रीमेंट ऑन ए न्यू एंड एक्सपांडेड इंडिया UK डिफेंस पार्टनरशिप, ये एग्रीमेंट का नाम है, इसको हम एक्सपांड करेंगे। इसके अलावा वोट टू सील एन एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ ईयर, इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। आफ्टर हिज वाइड रेंजिंग टॉक्स विथ मिस्टर मोदी ऑन द सेकेंड एंड फाइनल डे ऑफ हिज इंडिया विजिट, मिस्टर जॉनसन का कहना है UK इज क्रिएटिंग एन ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म हमारे लिए आ जाती है OGEL। क्या होता है इसका मतलब? ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर इंडिया टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी एंड स्लैशिंग डिलीवरी टाइम। दो चीज़ इसमें कम होने वाली है, ब्यूरोक्रेसी और डिलीवरी में जो टाइम लगता है वो टाइम कम होने वाला है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जो ऑफिसर लोग जो डिले करते हैं या फिर घूस वसूलते हैं अपने काम करने के लिए, उसके टाइम उसको भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा डिलीवरी में जो डिले होता है उसको भी कम किया जाएगा, ऐसा कहना है बोरिस जॉनसन का। इसके अलावा बताया जा रहा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जो दोनों की तरफ
दोनों की तरफ से दोनों ही लोग एग्री हो गए हैं, हम दोनों साथ में करेंगे काम, वर्क टुगेदर टू मीट न्यू थ्रेट्स अक्रॉस लैंड। ज़मीनी लेवल पर ज़मीन में जो खतरे हैं, सी में जो खतरे हैं, एयर स्पेस में, साइबर डोमेन्स में जो भी खतरे हैं, इनसे निपटने के लिए दोनों मिलकर के काम करेंगे। एंड द यूके विल पार्टनर विद इंडिया ऑन न्यू फाइटर जेट टेक्नोलॉजी। इंडिया का यूके पार्टनर बनने वाला है न्यू फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में, एज वेल एज इन द मैरीटाइम स्फीयर टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड थ्रेट। इसके अलावा मैरीटाइम समुद्री में जो खतरा है ना, समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से जो जो खतरे हैं उसको भी डिटेक्ट किया जाएगा और जो थ्रेट हैं उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं इसरो से रिलेटेड। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेस एजेंसी है। ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसरो वाज इनिशिएटेड अंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम ड्यूरिंग 1960s। 1960 के दशक में स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी। विक्रम साराभाई इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पिता इनको कहा जाता है। हैंस द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड एट केरला। इसलिए उनके नाम पर, ठीक है, एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, केरल। डॉक्टर के सिवन अभी थे पुराने, अब ये रिटायर हो गए हैं और दूसरे नए चेयरमैन बन गए हैं। इसरोज विजन इज़ टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट वाइल परस्यूइंग स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसका मेन जो आधार वो क्या क्या चीज़ है, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से देश का डेवलपमेंट करना है, इसके अलावा स्पेस साइंस में रिसर्च करना है और प्लैनेट से संबंधित चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। इसका मेन विज़न बताया जाता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम हैड 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के 3 एलिमेंट बताए गए हैं। पहला है सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट जिनका यूज़ किया जाता है संचार माध्यम में और रिमोट सेंसिंग में। दूसरा द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तीसरे नंबर का है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अब हम न्यूज़ को देख लेते हैं। तो इसमें बताया जाता है इसरो कंडक्ट कराने वाला है RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को जल्दी ही। चीपर एक्सेस टू स्पेस मेक्स ए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अट्रैक्टिव। ऐसा यहाँ पर यह बताया जाता है चीपर एक्सेस टू स्पेस, यदि हम स्पेस में सस्ते में एक्सेस कर पा रहे हैं, स्पेस तक एक्सेस कर पा रहे हैं, ये बनाता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को अट्रैक्टिव। इसमें बताया जा रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ये फोकस कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है एक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को, LEX शॉर्टकट में जिसको हम कहते हैं, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसका, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन RLV-TD प्रोग्राम के अंतर्गत, RLV-TD प्रोग्राम के अंतर्गत ही ये काम किया जा रहा है। कौन सा काम, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का। ऐसा कहना है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ का। पहले जो थे चेयरमैन वो चेंज हो गए हैं, अब ये बन गए हैं S सोमनाथ। द हिंदू ऑन फ्राइडे दैट RLV LEX द सेकेंड इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल फाइटर्स फॉर द RLV-TD प्रोग्राम विल बी हेल्ड इन अप्रैल इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद इनका कहना है कि सेकेंड सीरीज इसकी आयोजित की जाएगी अप्रैल में। अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसका RLV LEX, इसमें इन्वॉल्व है अनमैन्ड, इसके अलावा विंग्ड प्रोटोटाइप, 2
एन एल्टीट्यूड ऑफ 2.3 से लेकर के 2.4 किलोमीटर की हाइट पर रहेगा ऑन ए हेलीकॉप्टर एंड रिलीजिंग इट टू लैंड एट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एयर स्ट्रिप 8 चित्रदुर्ग कर्नाटका। देखिए इनका जो प्रोग्राम है इसमें कोई भी व्यक्ति रहने वाला तो नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो 2.3 से 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर कर रहे हैं ऑन ए हेलीकॉप्टर। फिर इसके बाद रिलीज़ किया जाएगा इसको ताकि वो लैंड हो सके कहाँ पर, DRDO ऑर्गेनाइजेशन एयर स्ट्रिप चित्रदुर्ग कर्नाटका में। बताया जा रहा था प्रोटोटाइप विल बी रिलीज 3.7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एयर स्ट्रिप। एयर स्ट्रिप से 3.7 किलोमीटर दूर इसको रिलीज़ किया जाएगा। एंड इट मस्ट ट्रेवल द डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमसली, और इसको दूरी तय कराना है हमको, मतलब कि फ्रीली ये ट्रेवल कर सके। इसके अलावा वेलोसिटी को गेन कर सके, मेंटेन कंट्रोल एंड कम इन लाइक एनी टिपिकल एयरक्राफ्ट, और इस तरह से आए जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट आता है। टचिंग डाउन विद द रियर व्हील फर्स्ट, और नीचे कैसे उतरेगा, इसके जो पिछले चक्के हैं वो पहले टच होना चाहिए धरती से। इस प्रकार की लैंडिंग हम अंतरिक्ष में भी कराएंगे, उसका एक्सपेरिमेंट वो यहाँ पर कर रहे हैं। ए पैरासूट विल देन बी डिप्लॉयड फॉर ब्रेकिंग। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके बाद एक पैरासूट को डिप्लॉय किया जा सके, ठीक है, ब्रेक लगाने के लिए। थोड़ी सी डिटेल यहाँ RLV-TD प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। इसमें शामिल है सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मिशन। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वाले मिशन शामिल हैं जिसका उद्देश्य है इंडिया का जो ड्रीम है ओविंग ए रियूजेबल टू स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल कम ट्रू। ये क्या है, रियूजेबल प्लान मतलब यान बनाना चाहता है। इसके अलावा 2 स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल बनाने का उद्देश्य है इंडिया का। हम पहले जो देख रहे थे इंडिया और यूके के रिलेशन को, उसी की न्यूज़ को हम थोड़ा सा आगे और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है एक टर्म जो यहाँ यूज़ की गई थी OGEL, इससे ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा डिलीवरी में जो होने वाला टाइम हो वो रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर एक ख़ास बात बताई गई है कि इस प्रकार का जो एग्रीमेंट हुआ है वो पैसिफिक रीजन में पहली बार हुआ है। अब यदि हम बात कर लें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो मिस्टर जॉनसन सेड ही वांटेड नेगोशिएटर फ्रॉम बोथ साइड, मतलब अभी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। फ्रॉम बोथ साइड टू क्लोज डील बिफोर दीपावली इन अक्टूबर, दीपावली के पहले ही ये काम हो जाएगा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने कुछ इनोवेशन किया है या फिर कुछ डिफेंस वाले सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्राइडे के दिन लॉन्च किया है IDEX को, IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम, ठीक है, एंड द 6 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DISC 6, दो चीज़ को इन्होंने चालू किया है, डिस्क 6 को और IDEX को। बताया जा रहा है जिनका उद्देश्य है इनकरेज करना डिफेंस स्टार्टअप को ड्यूरिंग डिफेंस कनेक्ट 2.0, डेफ कनेक्ट 2.0 के टाइम में हम कैसे करके इनकरेज कर सकते हैं डिफेंस स्टार्टअप हमारे इंडिया में, किस प्रकार से नई नई कंपनियां आकर के यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। द IDEX प्राइम एम्स टू सपोर्ट प्रोजेक्ट। IDEX प्राइम क्या है, ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा सपोर्ट रिक्वायर करता है 1.5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ का, तो जिससे हेल्प मिल सके एवर ग्रोइंग स्टार्टअप को इन द सेक्टर, ऐसा कहना है डिफेंस मिनिस्ट्री का। द IDEX हैज़ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल
टू अंडरस्टैंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सच एस एआई, ऑग्यूमेंट रियलिटी, इसके अलावा ब्लॉकचेन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। आईडेक्स ने कौन कौन सी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करी है? एआई, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, इसके अलावा ब्लॉकचेन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारे सेक्टर में इसने मदद करी है। एआर की यदि हम बात करें, ये इन्हेंस्ड वर्जन होता है रियल फिजिकल वर्ल्ड का, दैट इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल विजुअल एलिमेंट, साउंड और अदर सेंसरी स्टिमुलेट डिलीवरी वाया टेक्नोलॉजी। इट इज़ ग्रोइंग ट्रेंड अमंग कंपनीज इन्वॉल्व इन मोबाइल कंप्यूटिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन इन पार्टिकुलर। यहाँ पर भी आपको रियल फील कराने वाली बात की जाती है। इसके अलावा बताया जा रहा है स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको हम और कैसे करके बढ़ा सकते हैं, तो उसको हमें प्रमोट करना है। इसके अलावा इनकरेज करना है ऑर्डर के प्लेसमेंट के माध्यम से। ऑर्डर मिलेगा तो अपने आप हमारा जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो बढ़ने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ नीति आयोग से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है नीति आयोग को एक नया वाइस चेयरमैन मिला है। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अपॉइंटेड सुमन के बेरी एज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ राजीव कुमार। पहले राजीव कुमार थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया, इसके बाद बन गए हैं वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी। मिस्टर बेरी विल टेक चार्ज फ्रॉम 1 मई 2022। 1 मई 2022 से चार्ज लेने वाले हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है राजीव कुमार के रेजिग्नेशन को, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। मिस्टर कुमार टुक ओवर एज द वाइस चेयरमैन ऑफ आयोग इन अगस्त 2017। और भी यहाँ पर हिस्ट्री बताई जाती है कि जब वो ये जो कुमार थे, कुमार के भी पहले अरविंद पनगड़िया हुआ करते थे। जब वो यहाँ से रिटायर हो गए या फिर बाहर हो गए, उसके बाद कुमार आए थे और कुमार के बाद फिर नए ये बने। द रीज़न फॉर मिस्टर कुमार्स रेजिग्नेशन कुड नॉट बी एसर्टेन्ड। रिजाइन जो दिया गया है और यहाँ पर सर्टेन रीज़न नहीं बताया गया है। नए जो वाइस चेयरमैन बन रहे हैं मिस्टर बेरी, इसके पहले ये सर्विस में थे डायरेक्टर जनरल, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च नई दिल्ली में चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में काम कर रहे थे। ही वॉज आल्सो ए मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके भी एक सदस्य थे। स्टैटिकल कमीशन एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें भी इन्होंने सदस्यता पहले से ले रखी थी। करेंसी स्वैप फैसिलिटी को हम जानेंगे क्योंकि फॉरेन वाले हिस्से की न्यूज़ में ये आई है। करेंसी स्वैप आखिर होती क्या है और इससे किसी भी देश को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। करेंसी स्वैप का शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रा की अदला बदली। करेंसी मतलब मुद्रा और स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। जब दो देश, दो कंपनी या फिर दो व्यक्ति अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है, अपनी ज़रूरत को बिना किसी वित्तीय नुकसान के पूरा करने के लिए आपस में अपने देशों की मुद्रा की अदला बदली करने का समझौता करते हैं। मतलब कि हम आपको रुपया देंगे, आप हमको डॉलर दोगे, तो कहा जाता है इन देशों में आपस में करेंसी स्वैप का समझौता हुआ है। इसमें मुद्रा की अदला बदली होती है। जैसे कि श्रीलंका अपनी मुद्रा हमें देगा और हम श्रीलंका को रुपया देंगे यदि हमें कोई ट्रेड करना है। तो फिर जब कभी हमें कुछ चीज़ श्रीलंका से ख़रीदना रहेगा तो हम उसको उसी की मुद्रा में पैड करते जाएंगे। विनिमय दर का अर्थ क्या होता है? विनिमय दर का अर्थ है दो अलग अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत। रुपया की कीमत क्या रहेगी, डॉलर की कीमत क्या रहेगी, उसको हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। मतलब एक करेंसी के सापेक्ष दूसरी मुद्रा का मूल्य कितना है। वो बाजार जिसमें विभिन्न देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है उसे विदेशी मुद्रा बाजार कहते हैं। न्यूज़ की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है $400 मिलियन रुपया इसकी जो
विनिमय की डेट है या पीरियड है उसको इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है श्रीलंका के पक्ष में। मान के चलिए इतना जो रुपए था 2023 तक श्रीलंका को पेड करना था, लेकिन इंडिया ने अब 2023 से इस अवधि को बढ़ा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीलंका $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर अभी भी अपना मन बनाए हुए है।